नमस्कार साथियों, मैं शिवजी राम बलोदा राजस्थान के जयपुर जिले के फागी तहसील के ग्राम केरिया से यूट्यूब के शिवजी राम बलोदा प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत हार्दिक आभार एवं अभिनंदन करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आधुनिक भारत के इतिहास श्रृंखला में हम आज तीसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। हमने तीसरे भाग में जो अंग्रेजों के साथ 1717 के 3 फरमान थे उसके संबंध में हमने रिजल्ट देख लिए थे। इसके बाद में इन फरमान को संज्ञाएं दी गई थी, वो भी देख ली थी। आज हमारा अगला अध्ययन का बिंदु है लंदन कंपनी की ईस्ट इंडिया कंपनी बनने की यात्रा एवं अवरोध। तो लंदन कंपनी किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और इस दौरान उसके मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं रुकावट आई, इन सबका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं वर्ष 1615 की। तो देखिए, वर्ष 1615 ईस्वी में कंपनी को अपने कप्तानों हेतु आज्ञाएं जारी करने का अधिकार मिला। कंपनी को यह अधिकार दिया गया कि आप अपने कप्तानों के लिए आज्ञाएं दे सकते हैं। 1623 एडी में कंपनी को सेवकों द्वारा किए गए अपराधों हेतु दंड देने हेतु अध्यक्षों तथा अधिकारियों को अनुमति देने का अधिकार मिला। कंपनी को यह अधिकार मिला कि आप अपने अधिकारियों को, अपने अध्यक्षों को आप इसके लिए अधिकृत कर सकते हैं कि वो सामान्य अपराधों के लिए दंड दे सके। विशेष अधिकारों की बात नहीं की गई है। यहाँ पर विशेष अधिकार अभी भी ज्यूरी के पास ही थे। आगे बढ़ते हैं। बात की जा रही है भारी अपराधों के मामले में अधिकारियों को अधिकार नहीं थे दंड देने के, बल्कि ज्यूरी के पास ही एकमात्र अधिकार था। यानी अगर अपराध की प्रवृत्ति गंभीर हो तो यह अधिकार सिर्फ ज्यूरी के पास था। ज्यूरी उसे कहते हैं जिसमें एक साथ 2 या 3 जज बैठते हों। और ये लंदन की बात की जा रही है एक तरीके से कि भारतीय मामले भी, जो भारी मामले थे, वो लंदन में ही भेजे जाते थे अभी तक। 1635 ईस्वी में प्रतिद्वंदी कंपनी के रूप में असादा कंपनी को सुदूर पूर्व के साथ व्यापार करने का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। यानी एक कंपटीटर के रूप में एक अन्य कंपनी जिसका नाम था असादा कंपनी, उसको सुदूर पूर्व, वही भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया, जिसमें इंडोनेशिया वगैरह की बात की जा रही है, तो इन सभी क्षेत्रों में व्यापार करने का प्रमाण पत्र इस अन्य कंपनी को भी दे दिया गया। सीधा सीधा हम यूं समझ सकते हैं कि लंदन कंपनी के सामने अब एक और प्रतिस्पर्धा हो गई और लंदन कंपनी की जैसे ही एक अन्य असादा कंपनी भी इस व्यापार के लिए प्राधिकृत कर दी गई, अधिकृत कर दी गई। असादा नामक स्थान मेडागास्कर में है। आप जब यूरोप और अफ्रीका और एशिया देखेंगे तो बीच में एक छोटा सा द्वीप समूह आपको दिखेगा जिसका नाम है मेडागास्कर। तो वहां पर एक असादा नामक स्थान था। उस स्थान के नाम पर इस कंपनी का नाम असादा कंपनी किया गया। इस कंपनी के व्यापार से लंदन कंपनी को बड़ी हानि होने लगी, क्योंकि कंपनी का लाभ अब एक तरीके से यो मानो कि कंपनी पहले जितना मुनाफा कमा रही थी उसका अब लगभग 25-30% हिस्सा इस कंपनी को भी जाने लग गया, क्योंकि ये भी व्यापार में उतर गई। रिजल्ट तो देखो, ऐसा होने से क्या परिणाम हुआ। अंत में दोनों कंपनियों में एक समझौता होता है और असादा कंपनी लंदन कंपनी में मिला दी गई। यानी असादा कंपनी का अधिग्रहण कर लिया गया है और वो है लंदन कंपनी में उसका अधिग्रहण हो जाता है। वर्ष 1657 एडी की बात करते हैं। कंपनी को संयुक्त स्कंद समवाय यानी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की आवश्यकता हुई। देखो, संयुक्त स्कंद समवाय क्या कहते, किस बात को कहते हैं। किसी कंपनी में पहले से पूंजी लगी हुई है जो उसके मालिकों ने लगाई है, जैसे 8-10 व्यक्ति मिलकर एक कंपनी खोलते हैं, एक फर्म खोलते हैं। लेकिन यदि उसमें और अधिक वित्त की आवश्यकता पड़ती है, और अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है, तब कंपनी धन को लेने के लिए कंपनी क्या करती है, अपने द्वार खोलती है और वो शेयर्स अपने बेचती है। यानी कंपनी अपनी हिस्सेदारी में अन्य लोगों को भी आमंत्रण देती है कि आप भी हमारी कंपनी की सदस्यता ले सकते हैं। तो उसी को संयुक्त स्कंद समवाय का नाम दिया गया है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए कंपनी को 1657 ईस्वी में अधिकार पत्र दे दिया जाता है। अच्छा, ऐसी आवश्यकता क्यों हुई? अब आपको पहले ही मैं बता रहा हूं कि धन की या वित्त की अधिक आवश्यकता हुई, या उस कमी को पूरा करने के लिए ही ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की शुरुआत की गई, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का रूप दिया गया। इंग्लैंड में हुए गृह युद्ध से कंपनी को हुई हानि। देखो, पहला कारण था कि इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ और उस युद्ध के कारण कंपनी को भी बड़े पैमाने पर हानि हुई। 1623 एडी का अम्बोयना हत्याकांड, इससे भी कंपनी को अपार क्षति हुई। लेकिन इस क्षतिपूर्ति, जो अम्बोयना हत्याकांड में कंपनी की क्षति होती है, उसको क्षतिपूर्ति के रूप में कंपनी को सरकार, वहां की यानी ब्रिटिश सरकार या इंग्लैंड की सरकार 85,000 पाउंड रुपए दे देती है। यानी आप इससे अपनी क्षति को कम कर सकते हैं इस राशि से।
इस अधिकार पत्र के प्रावधान एवं कंपनी को होने वाले फायदे। 1657 के अधिकार पत्र की बात कर रहे हैं, इससे कंपनी को क्या क्या फायदे होते हैं देखते हैं। सबसे पहली बात, कंपनी को आधुनिक रूप मिल गया। साथियों, वर्तमान समय में भी कई कंपनियों में अनेक शेयर होल्डर होते हैं, और कई क्या हम यो कह सकते हैं जितनी भी एमएनसी होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, उनमें तो अवश्य ही होते हैं। तो ऐसा रूप भी इस कंपनी को मिल गया। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति कंपनी का सदस्य बन सकता था। शेयर खरीदो, कंपनी के सदस्यता ले लो। तो देखो, कोई भी व्यक्ति जो कंपनी का सदस्य बनता था उसके लिए कुछ शर्तें थी। ऐसे व्यक्ति को 5 पॉइंट रुपए एंट्री शुल्क, एंट्री फीस यानी 5 पॉइंट दो और आप इसमें प्रवेश ले सकते हैं, और 100 पॉइंट स्टॉक में देने होंगे। प्रवेश शुल्क के 5 रुपए प्रवेश शुल्क के 5 पॉइंट, और आपको मिनिमम 100 पॉइंट का स्टॉक तो देना ही पड़ेगा। इतनी राशि की तो आपको मदद करनी ही पड़ेगी। समितियों में सदस्य बने जाने हेतु 1000 पॉइंट। अच्छा, जो कंपनी की मुख्य समितियां थी जो डिसीजन लेती थी, तो इन समितियों की यदि आप इन समितियों में सदस्य बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1000 पॉइंट या अधिक का स्टॉक कंपनी को देना पड़ेगा। 500 पॉइंट या उससे अधिक स्टॉक देने वाले ये सदस्य साधारण अधिवेशन में मताधिकार दे सकते थे। यानी 500 पॉइंट वाले तो सिर्फ वोटिंग कर सकते हैं, 1000 पॉइंट वाले समितियों के सदस्य भी बन सकते हैं, और 100 पॉइंट देकर कोई भी व्यक्ति सदस्य बन सकता है कंपनी का, वो भी एक हिस्सेदार हो जाएगा। इस अधिकार पत्र से यानी 1657 के अधिकार पत्र से गवर्नर और उप गवर्नर का कार्यकाल 2 वर्ष का कर दिया गया, कि भारतीय क्षेत्रों में जो भी कंपनी के अधिकृत क्षेत्र थे या जहां कंपनी की फैक्ट्रियां थी, वहां पर गवर्नर और उप गवर्नर का जो पोस्ट होती थी, उस पोस्ट का कार्यकाल 2 वर्ष कर दिया गया। 2 वर्ष बाद में इनको बदला जाना तय किया गया। 1651 एडी का अधिकार पत्र, ये इसकी बात कर रहे हैं। 1657 की तो बात कर ही ली। 1661 एडी के अधिकार पत्र की बात कर रहे हैं। यह अधिकार पत्र ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स सेकंड के द्वारा कंपनी को प्रदान किया गया था। इस अधिकार पत्र के अनुसार क्या क्या बातें हैं इसमें देखते हैं। इसके अनुसार कंपनी को अपने फैक्ट्रियों हेतु सैनिक जहाज, गोला बारूद भेजने का अधिकार मिला। यानी कंपनी अब फैक्ट्रियों के लिए सैनिक और सैनिक जहाज भी भेज सकती है, गोला बारूद भी भेज सकती है। किले बनाने का अधिकार भी दिया गया। यानी राजनीतिक सुरक्षा की जा रही है कंपनी की, राजनीतिक शक्ति प्रदान की जा रही है कंपनी को। सेनापति तथा अफसर चुनने का अधिकार भी कंपनी को दिया गया। इससे पहले यह अधिकार ब्रिटिश पार्लियामेंट का था। गवर्नरों तथा अफसरों को चुनने एवं नियुक्ति का अधिकार भी कंपनी को दे दिया गया। इसका मतलब उत्तरोत्तर सने कंपनी की शक्तियों में इजाफा हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। 1661 के ही अधिकार पत्र से गवर्नर एवं उसकी परिषद को व्यापक न्यायिक अधिकार प्रदान किए गए। इनके न्यायिक दायरे को बढ़ाया गया। जहां कोई गवर्नर नहीं था, वहां फैक्ट्री प्रमुख को अपराधियों को इंग्लैंड या ऐसे स्थान पर भेजने का अधिकार दिया गया जहां कोई गवर्नर तथा परिषद हो। इसका मतलब कहीं छोटे स्थान जहां पर फैक्ट्री प्रमुख होता था लेकिन गवर्नर की पोस्ट नहीं होती थी, तो उस फैक्ट्री प्रमुख को अगर कोई अपराधी था तो उससे संबंध में निर्णय लेने के लिए 2 काम करने होते थे। या तो उस अपराधी के मामले को वो इंग्लैंड भेज दे, या इसके अलावा वो पास ही उन क्षेत्रों में भेज दे जहां कोई गवर्नर या परिषद कार्य कर रही हो। ये 1661 के अधिकार पत्र की बात हो गई। आगे बात करते हैं वर्ष 1683 एडी का अधिकार पत्र। इस अधिकार पत्र से कंपनी को क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, आगे बात करते हैं। कंपनी को किसी भी अन्य शक्ति के साथ युद्ध व शांति का अधिकार दे दिया गया। यानी अब ब्रिटेन इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। कंपनी अपने लेवल पर यह डिसीजन ले सकती है कि उसे किस पड़ोसी शक्ति या अन्य दूरवर्ती क्षेत्र के साथ युद्ध करना है या शांति करना है। इसके अलावा कंपनी अपनी तरफ से सैन्य भर्ती भी कर सकती है। इस 1683 एडी के अधिकार में उक्त अधिकारों के साथ साथ कंपनी को न्यायालय बनाने का अधिकार भी दिया गया। ध्यान रहे, न्यायालय में कौन बैठता है? जज बैठता है। तो एक व्यक्ति जो जज के पद पर बैठेगा वो दीवानी कानूनों में विशेषज्ञता प्राप्त होना चाहिए। दीवानी कानून उनको कहते हैं जो राजस्व से संबंधित होते हैं, रेवेन्यू से संबंधित जानकार व्यक्ति इस भूमिका में रहेगा। इसके अलावा 2 व्यक्ति सहकारी के रूप में कंपनी द्वारा नियुक्त होते थे। यानी इस दीवानी विशेषज्ञ की सहायता के लिए 2 व्यक्तियों की नियुक्ति कंपनी भी करती थी। यह 1683 एडी के अधिकार पत्र की बात हो गई। वर्ष 1686 का अधिकार पत्र, कंपनी को एडमिरल सहित समुद्री अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। कि कंपनी को यह अधिकार दिया गया कि आप जो एडमिरल उसको कहते हैं, जो जल सेना का प्रमुख होता है उसे कहते हैं। तो कंपनी को यह अधिकार दिया गया कि आप जल सेना के प्रमुख सहित अन्य अधिकारियों की नियुक्ति भी आप कर सकते हैं।
इससे पहले स्थल सेना, वायुसेना की तो बात ही नहीं हो रही है, स्थल सेना के सभी अधिकार कंपनी को दे दिए गए, लेकिन समुद्री सेना के अधिकार 1686 एडी के अधिकार पत्र से मिले। इसका मतलब हम यूं भी समझ सकते हैं कि इस अधिकार पत्र से पहले तक समुद्री सैन्य अधिकारियों की भर्ती या उनकी नियुक्ति सीधी कौन कर रहा था? ब्रिटेन या वहां की पार्लियामेंट कर रही थी। सिक्कों के टंकन का भी सामान्य अधिकार कंपनी को दे दिया गया कि कंपनी अब इंग्लैंड में बने हुए सिक्कों के अलावा अपने यहां भी एक टकसाल स्थापित कर सकती है और अपने सिक्कों का टंकन का कार्य कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे साथियों वर्ष 1693 ईस्वी के अधिकार पत्र की। 1693 के अधिकार पत्र से कंपनी की पूंजी में 7,44,000 पॉइंट की वृद्धि की गई। यानी पहले कंपनी की जितनी भी ओवरऑल कैपिटल थी, ओवरऑल जितनी भी पूंजी थी, उस पूंजी में 7,44,000 रुपए और बढ़ा दिए गए। कोई भी व्यक्ति 51,000 पॉइंट से अधिक पूंजी नहीं लगा सकता था। यानी ओरिजिनल मालिकाना हक आपको नहीं मिलेगा, आप 51,000 पॉइंट से अधिक पूंजी नहीं लगा सकते। प्रत्येक 1,000 पॉइंट पर सदस्य एक मत दे सकता था, एक वोट कर सकता था। 1,000 पॉइंट रखने वाले आदमी को एक वोट देने का अधिकार था। लेकिन अगर मान लो किसी आदमी के पास 1,000 पॉइंट से अधिक पॉइंट की संपत्ति उसने इस कंपनी में लगा रखी है, तब भी वो अधिकतम 10 वोट दे सकता था। यानी 51,000 पॉइंट आपने लगा दिए हो, लेकिन आप वोट 10 ही कर सकते हैं। एक आदमी को 10 से ज्यादा वोटिंग का अधिकार नहीं था। और 1,000 पॉइंट वाले को मिनिमम एक, या हम यो कह सके ये तो इसेंशियल ही था, 1,000 पॉइंट वाला एक वोट तो दे ही सकता था और अधिकतम 10 मत दे सकता था कोई भी आदमी जो 51,000 पॉइंट से कम राशि वहां पर रखता हो, और इससे अधिक की राशि की अनुमति नहीं थी। गवर्नर तथा उप गवर्नर के वेतन निश्चित कर दिए गए। तो पहले कार्यकाल निश्चित किया गया, अब इनके वेतन निश्चित कर दिए जाते हैं इस अधिकार पत्र से। 1694 एडी का अधिकार पत्र, गवर्नर तथा उप गवर्नर का कार्यकाल अधिकतम 2 वर्ष किया गया। बात हमने पहले भी देख ली है। अधिकारियों की नियुक्ति में रोटेशन का नियम बनाया गया। रोटेशन का मतलब एक अधिकारी को दूसरे अधिकारी की जगह भेज देना और दूसरे अधिकारी की जगह पहले अधिकारी को नियुक्त कर देना, यानी हम स्थानांतरण समझ सकते हैं रोटेशन शब्द को। 24 समितियों में से 8 के चुनाव प्रतिवर्ष होने का नियम बनाया गया। कंपनी की 24 समितियां थी जो डिसीजन लेती थी, तो इन समितियों में से प्रत्येक वर्ष 8 समितियां, लगभग 1/3, लगभग क्या डेफिनेटली 1/3, तो 1/3 समितियों के चुनाव प्रतिवर्ष होने का नियम बना दिया गया। वर्ष 1694 एडी की बात करते हैं। इस 1694 एडी में इस अधिकार पत्र के अलावा ये वर्ष काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ एक जोरदार संकट जिससे कंपनी कैसे निजात पाई, यानी एक जोरदार संकट का कंपनी से सामना होता है और कंपनी उससे कैसे छुटकारा पाती है, या कंपनी को किन किन समस्याओं के द्वारा सामना करना पड़ा, फेस टू फेस होना पड़ा, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि आखिर वो संकट क्या था जिससे कंपनी को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो साथियों देखो, अभी तक पहले घटनाक्रम को समझ लेते हैं। अभी तक जितने भी सुदूर पूर्व के क्षेत्र थे उन पर व्यापारिक एकाधिकार सिर्फ लंदन कंपनी को था, ये यो कहे ईस्ट इंडिया कंपनी को था। लेकिन एक व्यक्ति होते हैं श्री सैंडिस, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, लंदन के। तो श्री सैंडिस नामक व्यापारी ने सुदूर पूर्व के प्रदेशों में व्यापार हेतु रेड ब्रिज जहाज भेजना तय किया। इस आदमी ने सोचा कि केवल ये अधिकार कंपनी को अकेले कोई थोड़ी है, तो इसने खुद में भी एक प्रयास किया और अपना एक जहाज सुदूर पूर्व, वही भारत, इंडोनेशिया क्षेत्रों में भेजना तय किया। इसका जहाज रवाना होता है और रवाना होते ही जैसे ही लंदन से रवाना होता है, टेम्स नदी पर ही लंदन शहर स्थित है, यानी ब्रिटेन के अंदर की ही बात हो रही है। तो टेम्स नदी से रवाना होता है, तो वहीं पर कंपनी के अधिकारी इस जहाज को रोक लेते हैं। अब क्या होता है, इस कार्रवाई के विरुद्ध वह कोर्ट चला गया, यानी यह कोर्ट गया। 16 जनवरी 1694 एडी को हाउस ऑफ कॉमन्स ने प्रस्ताव दिया कि संसद के निषेधाज्ञा बिना प्रत्येक नागरिक सुदूर पूर्व के साथ व्यापार का अधिकार रखता है। यानी जब तक संसद मना नहीं कर दे, तो संसद मना नहीं कर दे तब तक कोई भी व्यक्ति व्यापार कर सकता है, व्यापार का विशेष अधिकार रखता है। तो साथियों ये बात हो रही है कि अगर संसद ने मनाही नहीं किया तो आप किस बिहाफ पे आपने सैंडिस के जहाज को रोका। तो इन्होंने आगे कहा कि बिना
संसद की निषेधाज्ञा बिना प्रत्येक नागरिक सुदूर पूर्व के साथ व्यापार का अधिकार रखता है, और ये अधिकार वैसे ही रखता है जैसे कंपनी रखती है, यानी कंपनी के समान अधिकार ही वो रखता है। अब कंपनी को भावी कठिनाइयां प्रतीत होने लगी। तो भावी कठिनाइयों के कारण स्पष्ट नजर आ रहे हैं कि कंपनी को ऐसा लगा, अधिकारियों को, कंपनी के अधिकारियों को ऐसा लगा, उसके निदेशक मंडल को ऐसा लगा कि यार आगामी ऐसे तो कई अन्य व्यक्ति और कई अन्य फर्में भी बिना अधिकार पत्रों के ही इस क्षेत्रों में व्यापार के लिए अधिकृत हो जाएगी और वो भी व्यापार करने लगेगी, तो इससे हमारे को नुकसान होगा। यानी ये असादा कंपनी जैसा ही एक अन्य संकट कंपनी के समक्ष उपस्थित हो गया। आगे देखते हैं, एक दार्शनिक पंक्ति लिखी हुई है, आप थोड़ा पढ़ना। दार्शनिक कहे या यूं कहे कि ये सत्य ही है। कहते हैं कि बुरा वक्त हमेशा समूह के रूप में आता है। साथियों, कभी भी बुरा टाइम आता है तो वो ग्रुप में आता है, यानी अकेला एक संकट नहीं आता। आप देख लेना, कभी भी यदि आप एक बार दुविधा में फंस जाते हैं तो आपके ऊपर एक के अलावा एक साथ एक या दो या तीन संकट आते हैं, वो अलग अलग दिशाओं से आते हैं, अलग अलग परिस्थितियां लिए हुए होते हैं वो। लेकिन सफलता हेतु दृढ़ राही इन पर पार पाकर ही सफल होता है। यानी जिसे सफल होना है उन्हें अवश्य ही इन संकटों से निजात पाना होगा। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, कंपनी कैसे इन संकटों से निजात पाती है। कंपनी से कंपनी के समक्ष कौन कौन सी दशाएं आती है और उन दशाओं से कंपनी कैसे निजात पाती है। कंपनी का लक देखते हैं, कंपनी का भाग्य देखते हैं। कंपनी के लिए नया संकट या यूं कहें श्री सैंडीज के अलावा एक दूसरा संकट वर्ष 1695 एडी के आसपास नई संभावनाओं को संतुष्टि देने हेतु इंग्लैंड को वित्त की आवश्यकता हुई। यानी इंग्लैंड जो राष्ट्र है, उस राष्ट्र के प्रमुख को, प्रधानमंत्री के दो, संसद को वहां विकास की स्थितियों को पूरा करने के लिए और कई अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता हुई, वित्त की आवश्यकता हुई। सरकार ने 20 लाख पॉइंट का ऋण 8% की दर से लेने हेतु ये स्वीकार किया कि जो व्यक्ति या फर्म ऐसा करेगी, सरकार बदले में व्यापार की सभी सुविधाएं उसी को दे देगी। इसका मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति या फर्म गवर्नमेंट को, यानी इंग्लैंड की सरकार को 20 लाख पॉइंट रुपए दे देगा और 8% ब्याज की दर ही सरकार उस व्यक्ति को दे पाएगी। यानी 8% की दर से, यदि सालाना 8% की दर से यदि 20 लाख पॉइंट का ब्याज 20 लाख पॉइंट की राशि अगर कोई व्यक्ति दे देता है, तो सरकार इसके बदले में व्यापार की सभी सुविधाएं उसी को दे देगी। यानी ये सैंडीज का मामला जो पार्लियामेंट ने दिया है, जो डिसीजन, वो सब डिसीजन बदल दिए गए, पलट दिए गए। जनरल सोसाइटी नामक कंपनी को ये सुविधाएं देने का वचन मिल गया। इसका मतलब जनरल सोसाइटी ने 20 लाख पॉइंट दे दिए और 8% की दर पर दे दिए कि हम आपसे सिर्फ 8% ब्याज ही लेंगे, इंटरेस्ट ही लेंगे। लंदन कंपनी ने तो केवल 7 लाख पॉइंट का प्रस्ताव दिया था, जबकि पहले से व्यापार में पूर्वी देशों के साथ लंदन कंपनी जमी हुई है, लेकिन लंदन कंपनी 20 लाख पॉइंट की व्यवस्था नहीं कर पाई सरकार को देने के लिए। तो लंदन कंपनी की जगह जनरल सोसाइटी को यह अधिकार मिलना तय हो गया। उक्त घटनाक्रम वर्ष 1698 ईस्वी के हैं। अब देखो साथियों, आगे क्या होता है। प्रत्युत्तर में, इसके विरोध में लंदन कंपनी को बदले में लंदन कंपनी को यह कहा गया कि आगामी 3 वर्ष बाद 1701 एडी में आप अपनी सभी व्यापारिक अधिकार या सभी फैक्ट्रीज बंद कर दें, और वो स्थान कौन ले लेगा? जनरल सोसाइटी ले लेगा। तो लंदन कंपनी को अब अपनी व्यवस्थाएं चेंज करनी पड़ती है। लंदन कंपनी के समक्ष ये जो नया संकट आता है, इससे लंदन कंपनी कैसे निजात पाती है, देखते हैं। लंदन कंपनी का नया रूप। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए लंदन कंपनी ने जनरल सोसाइटी के 3,15,000 पॉइंट के शेयर खरीद लिए। यानी अब लंदन कंपनी को लगा कि हमारी जगह तो जनरल सोसाइटी आ जाएगी, तो लंदन कंपनी ने क्या किया कि जनरल सोसाइटी में 3,15,000 पॉइंट के शेयर खरीद लिए। एक बड़ी राशि, एक विशाल राशि में उसके शेयर खरीद लिए जाते हैं। अब दोनों में जोरदार प्रतिस्पर्धा होती है, जोरदार कंपटीशन होता है। कंपटीशन होना तय था क्योंकि लंदन कंपनी का देखो एक निश्चित हिस्सा और एक बड़ा धनराशि, यूं कह सकते हैं एक बड़ी धनराशि जनरल सोसाइटी में लगी हुई थी। जनरल सोसाइटी भी पूर्व के साथ व्यापार कर रही थी, जबकि लंदन कंपनी भी व्यापार कर रही थी, और 3 वर्ष बाद लंदन कंपनी को बंद हो जाना था। अब इस जोरदार प्रतिस्पर्धा से जनरल सोसाइटी को भारी हानि हुई। हानि होनी है क्योंकि इस खुद कंपनी में ही सबसे ज्यादा शेयर लंदन कंपनी के लगे हुए हैं, और जबकि लंदन कंपनी इसके अलावा अलग से व्यापार भी कर रही है।
अंत में दोनों में 1702 ईस्वी में एक समझौता होता है। इस समझौते के अनुसार लंदन कंपनी 7 वर्ष तक पृथक अस्तित्व रख सकती थी। यानी इस समझौते में जो जनरल सोसाइटी और लंदन कंपनी के बीच में समझौता होता है, उसमें यह शर्त रखी गई कि लंदन कंपनी 7 साल तक अपना व्यापार अलग से रख सकती है, लेकिन दोनों का व्यापार साझा रूप में इंग्लिश कंपनी के नाम से चलना तय हुआ। लेकिन 1702 बाद में ही जब ये दोनों 7 साल तक जो पार्टनरशिप में व्यापार करेगी, उस कंपनी का नाम इंग्लिश कंपनी रखा जाएगा। मतलब 1709 के बाद में जो व्यापार, क्योंकि इसके साझाई समझो, क्योंकि 3,15,000 पॉइंट की राशि इसने लगा रखी थी, तो दोनों को एक पार्टनरशिप के रूप में व्यापार करना पड़ेगा। और आगे 1709 बाद में जो व्यापार चलेगा ये अलग से चलेगा। इस कंपनी का नाम होगा इंग्लिश कंपनी। और साथ ही इससे पहले की जो कंपनी है उसे लंदन कंपनी और जनरल सोसाइटी, दो अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा है, और दोनों अलग अलग कंपनियां भी है, लेकिन अब दोनों को 1709 बाद में इंग्लिश कंपनी का नाम देना तय हुआ। अब देखो, इस इंग्लिश कंपनी का पूरा नाम था सुदूर पूर्व के द्वीपों के साथ व्यापार करने वाली इंग्लैंड के व्यापारियों की संयुक्त कंपनी, और इसे शॉर्ट में कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। सुदूर पूर्व के द्वीपों के साथ व्यापार करने वाली इंग्लैंड के व्यापारियों की संयुक्त कंपनी, इसे शॉर्ट में कहा गया इंग्लिश कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे बढ़ते हैं। तो इस नाम से व्यापार करना था इस कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से या इंग्लिश कंपनी के नाम से। मार्च 1709 ईस्वी में पुरानी कंपनी या लंदन कंपनी ने अपने सारे अधिकार पत्र साम्राज्ञी एन या एनी बिसेंट को सौंप दिए। इसका मतलब 1709 में लंदन कंपनी बंद हो गई और उस लंदन कंपनी ने अपना रूप बदलकर इंग्लिश कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी कर लिया था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला तथ्य, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था रॉल्फ फिंच। आपसे एक जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनमें पूछा जा सकता है। तो अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी रॉल्फ फिंच 1588 से 1591 एडी तक ये अकबर के दरबार में रहा था। साथियों, अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 ईस्वी के मध्य है, और ये वर्ष भी उसी के अंतराल के हैं, देख सकते हैं आप। पादरी के रूप में भारत आने वाला पहला अंग्रेज, पादरी धर्मगुरुओं को कहते हैं, जो अंग्रेज होते हैं, ईसाई लोग होते हैं, उनका धर्मगुरु पादरी कहलाता है। तो पादरी के रूप में भारत आने वाला पहला अंग्रेज था फादर स्टीवेंसन। साथियों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको मेरे प्रयास पसंद आए होंगे। आपको मैं इतना ही कहूंगा कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और इसके साथ ही आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। साथियों, आप सबके स्वास्थ्य की मंगल कामनाओं सहित आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।